हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हमारी ये एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम यूपी टेट 2026 एसएसटी का पीवाईक्यू करा रहे हैं और इसमें एक पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। ये हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर है। आइए हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन हमारा ए है संबोधि, और ऑप्शन बी है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी है निर्वाण। आप लोग बताइए दोस्तों इसमें से क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन ए है संबोधि, संबोधि का जो उनका प्रतीक था वह चक्र था, और जो जन्म का प्रतीक होता है वह कमल एवं पेड़ होता है। तो जो हमारा इनमें से ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक के अभिलेख से, समुद्रगुप्त के अभिलेख से, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों किसी भी पीवाईक्यू को या प्रीवियस ईयर किसी भी पीवाईक्यू को या प्रैक्टिस सेट को करते समय आप प्रश्नों को पढ़ते हुए वीडियो को रोक कर अपने मन में उसके प्रश्नों को देखिए, फिर मेरे द्वारा हल कराए गए उत्तरों से मिलान कीजिए। अगर तब इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा का जो हमारा ए है ऑप्शन, प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन ए है अशोक के अभिलेख में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अमरावती, सांची, भीमबेटका और बाघ। तो जो हमारा ऑप्शन तीन का ए है, प्रश्न नंबर तीन का ए अमरावती। अमरावती जो है, अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर चौथा, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे और आत्मा राम पांडुरंग। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है? तो हमारा जो ऑप्शन प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन बी है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है। प्रश्न नंबर 5, किसके वायसराय इसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। फिर उसके बाद दिल्ली कौन स्थानांतरित किया वही पूछा है हमसे। लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ऑप्शन डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो जो हमारा पांचवा का आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो राजधानी है वह दिल्ली स्थानांतरित कर दी है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा है? तो जो इसमें से हमारा ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह अकबर द्वितीय। तो इसमें से जो छठा का हमारा ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, जो अकबर है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 7 पर देखते हैं। तो हमारा 7 प्रश्न क्या रहा है ये आपके सामने है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन हमारा है 1816, ऑप्शन बी है 1856, 1846 और 1800 डी। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन बी है 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है? ऑप्शन हमारा है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसमें से जो हमारा 8 का ऑप्शन ए है अकबर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ठीक है दोस्तों, अब अपने प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? मखदूम याहया मनेरी, बाबा फरीकुद्दीन गजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और अब्दुल कादिर गिलानी। जो इनमें से प्रश्न नंबर 9 का
बी है बाबा फरीउद्दीन गंजे शंकर, इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। प्रश्न नंबर 10, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है? प्रश्न नंबर हमारा 10 का जो ए है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। कलंदर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे, जो अमंदर जो थे, जो बाबर थे, वह हृदय के दयालु थे, जिनके लिए इन्हें कलंदर कहा जाता था। कलंदर। प्रश्न नंबर 11 क्या है? आइए हम उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, नागालैंड है। तो 11 का आप लोग बताइए दोस्तों। जो हमारा आंसर होगा 11 का डी, नागालैंड में जो जनसंख्या है उसका ह्रास हुआ है। प्रश्न नंबर 12, हैदराबाद डैश किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है मूसी नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 12 का ऑप्शन ए है, मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। अब हम अपने प्रश्नों को आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या है? कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 13 का ऑप्शन बी है, कोयला एक अवसादी शैल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14, वे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ऐसे इनमें से कौन से दो उपग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं अपने ऑप्शन को। पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। जो 14 का ऑप्शन बी है, बुध और शुक्र, इन दोनों के पास अपना उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 15, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश दिया गया है, इसमें स्थित है? बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप स्थित है, या प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो हमारा 15 का सी है, अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना। ऑप्शन हमारा सी है सवाना क्षेत्र और ऑप्शन डी है टुंड्रा क्षेत्र। तो इसमें से 16 का जो हमारा ऑप्शन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आपके सामने है? निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को, म्यांमार को। तो जो 17 का ऑप्शन सी है, पामीर को संसार की छत कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न की श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए हम अपने प्रश्नों को आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा या थार। तो हमारा जो 18 का सी ऑप्शन है, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए प्रश्नों को आगे देख चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है? पाकल दुल पिन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और कर्नाटक में। जो 19 का हमारा ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर में यह योजना स्थित है। प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, चाय और रबड़। तो जो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी है, गेहूं। गेहूं एक रोपड़ फसल नहीं है, जबकि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी फसल जिन्हें हम रोपड़ कर देने पर लंबे समय तक, मतलब हम अगर एक बार किसी फसल को रोपड़ कर दें और वह लंबे समय तक उपज देती रहती है, उसे ही हम रोपड़ फसलें कहते हैं। जैसे कि हम चाय, रबड़ हुआ, कॉफी हुआ और गेहूं को हर साल हमें रोपड़ करना पड़ता है। प्रश्न नंबर क्या 21, नाटो एनटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में। जो 21 का हमारा ऑप्शन है, ब्रुसेल्स में स्थित है मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय।
22 हमारा क्या कर रहा है, ये आपके सामने प्रश्न है। आइए हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 है, 28, 24, 22। जो हमारा ऑप्शन डी है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, संघात्मकता। जो हमारा 23 का ऑप्शन नंबर डी है, संघात्मकता वह संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। और उपयुक्त जो तीनों है, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक, समाजवाद, ये सभी संविधान की प्रस्तावना के भाग हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है, देखो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण और वाद विवाद। जो 24 का हमारा ऑप्शन बी है, दृश्य और श्रव्य, ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि मानी जाती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा 25 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और भूगोल। तो जो 25 का हमारा ऑप्शन बी है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र सामाजिक अध्ययन के विषय में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 26, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? हमसे अस्थायी पूछा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर M.K. मुंशी। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी थे। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है, जो उनके समस्त कार्य हैं वह कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि उपराष्ट्रपति करता है? जो 27 का हमारा ऑप्शन भी है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य उपराष्ट्रपति ही करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? CTBT का, NPT का, PTBT का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 28 का ऑप्शन हमारा सी है, PTBT का नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना के लिए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? सोमालिया में, दक्षिण सूडान, कांगो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 29 का जो ऑप्शन भी है, दक्षिण सूडान में यह पदक मिला है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 क्या है उसको पढ़ते हैं। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय मंत्रालय। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका क्या हो सकता है? आप लोग वीडियो को रोक कर प्रश्नों को पढ़ते हुए ऑप्शन को देख कर अपने मन में उसके आंसर को देख कर फिर मेरे द्वारा हल कराए गए उत्तरों से मिलान करिए, तब आगे बढ़े। इससे आपको और बेहतर से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर हमारा 30 का जो ऑप्शन डी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न नंबर 31 क्या है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो जो 31 का हमारा ऑप्शन बी है, 31 का हमारा ऑप्शन भी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 32, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1,00,000 लीटर और 10,00,000 लीटर। तो जो हमारा 32 का जो हमारा ऑप्शन सी है, 1,00,000 लीटर। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1,00,000 लीटर। प्रश्न नंबर 33, केला केला का कायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा।
शक्कर द्वारा। तो इसमें से जो हमारा 33 का ऑप्शन बी है, तने के द्वारा। तने के द्वारा केला का कायिक प्रवर्धन होता है। प्रश्न नंबर 34 क्या है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से हमें यह पता चल जाता है कि आपको यह क्लास कैसी लगी और किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाएं। ये कमेंट के माध्यम से ही आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 34 हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और यूरिया। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन डी है, यूरिया। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है। प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था और फूल और परिपक्व अवस्था। जो हमारा इनमें से ऑप्शन बी है, फूल आने से पूर्व की अवस्था जो है वह पलटाई की सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 36 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36 क्या है, ये आपके सामने है, इसको पढ़िए। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। जो फल के रस में मीठापन होता है चीनी की, उसको किससे मापते हैं हम। चीनोमीटर द्वारा, पेटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा और टेंड्रोमीटर द्वारा। तो जो 36 का ऑप्शन सी है, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा चीनी की सांद्रता मापी जाती है कि कौन सा फल में कितना मीठापन है, वो किसके द्वारा हम मापते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है कि जेली बनाने में पेप्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो जेली में पेक्टिन नामक, पेक्टिन एक गुदा टाइप का होता है, जैसे कि अमरूद में पाया जाता है, संतरा में, नींबू में, जिसके द्वारा जैसे जेली या मुरब्बा बनाया जाता है, उनमें पेक्टिन की, उन फलों में पेक्टिन प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो जो पेक्टिन प्रमुख कार्य है, उसका क्या कार्य है, फलों के रस को मीठा बनाता है, फलों के रस को साफ करता है, फलों के रस को थक्का बनाता है, या फिर फलों के रस को रंगीन करता है। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन सी है, फलों के रस को थक्का बनाता है, तभी जेली बनती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अब आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 38 क्या है कि टमाटर का लाल रंग जो है वह किस रंजक के कारण होता है। एंथोसाई एंथोसाइएनिन के कारण, साइनाइड के कारण, जैंथोफिल के कारण और लाइकोपिन के कारण। जो हमारा 38 का ऑप्शन डी है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल, पीला, हरा कुछ भी होता है। उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइकोपिन के कारण। प्रश्न नंबर 39 क्या है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। टार्टरिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का और एसिटिक अम्ल का। जो 39 का हमारा ऑप्शन सी है, सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 40 क्या है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। नागपुर में, पुणे में, बेंगलुरु में और लखनऊ में। तो जो हमारा 40 का ऑप्शन ए है, नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, अचल स्वर कौन से हैं, सा पा, सा मा, सा गा और सा धा। जो हमारा 41 का ऑप्शन ए है, अचल स्वर कौन कौन से हैं, सा और पा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। इसमें जो सा और पा है, इन्हें हम अचल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह कायम रहते हैं या यहाँ इधर से उधर नहीं जाते हैं। और बाकी जो 5 स्वर होते हैं, उन्हें हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कोमल व तीव्र नामों से भी जानते हैं। आगे हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं कि राग यमन किस थाट से उत्पन्न है। बिलावल से, कल्याण से, भैरवी से और खमाज से। तो जो 42 का हमारा ऑप्शन बी है, कल्याण से। प्रश्न नंबर 43 क्या है, उसको पढ़िए। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं, लय कहते हैं, ताल, सम और छंद।
जो 43 का हमारा ऑप्शन ए है उसे हम लय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 गा गा जो हमारा प्रश्न नंबर 44 है, गा मा पा नी सा नी धा पा मा पा गा मा ग किस राग का वह स्वर समूह है? राग यमन का, राग कल्याण, राग बिहाग और राग बिलावल। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन सी है, राग बिहाग। प्रश्न नंबर 45 थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, अर्थात थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पाराथाइक्लिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 46 का हमारा ऑप्शन बी है, थायरॉक्सिन निकलता है थायराइड से। प्रश्न नंबर 47 जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? खदकाना, उबालना, स्टीविंग या उपर्युक्त सभी। तो जो 47 का हमारा 47 का ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। हम भोजन को खदकाते भी हैं, उबालते और स्टीविंग भी करते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है उसको पढ़ते हैं। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, आप हमारा ऑप्शन है खमीरीकरण, उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि और उबालना। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन ए है, खमीरीकरण। ढोकला बनाने में जो खमीरीकरण है वह सबसे प्रयुक्त विधि मानी जाती है। खमीरीकरण से भारत में बनने वाले जो व्यंजन होते हैं उनमें से जैसे इडली हुआ और डोसा और फिर ढोकला। ढोकला तो दिया ही है, या खमीरीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जो 49 का हमारा ऑप्शन ए है, शैशवावस्था। 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। जल का प्रदूषण इनमें से तीनों कारण हैं। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, उपर्युक्त सभी। जो 51 का ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और मनोवैज्ञानिक विकास होता है, इन सभी का होता है, इसलिए ऑप्शन डी है सही है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ऑप्शन बी जो 52 है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार और दूती चंद। जो हमारा 52 का ए है, पीवी सिंधु, वो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 53 दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज। तो जो दालों में सबसे ज्यादा ऑप्शन ए, प्रोटीन पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 54 क्या है उसको पढ़ लेते हैं। LSD के सेवन से होता है कैंसर, होता है किडनी का रोग, यकृत का रोग, मानसिक विभ्रम। तो जो 54 का हमारा ऑप्शन डी है, मानसिक विभ्रम होता है LSD के सेवन से। प्रश्न नंबर 55 क्या है? व्यायाम का लाभ व्यायाम का लाभ है रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना, फुर्तीलापन, उपर्युक्त सभी। जो 55 का डी है, इनमें से सभी व्यायाम के लाभ हैं। रक्त प्रवाह में वृद्धि भी होती है, भूख भी लगती है, फुर्तीलापन भी आता है व्यायाम से, ये सभी लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56 क्या है? वृत्त आरेख। प्रश्न नंबर 56 हमारा वृत्त आरेख उपयोगी है। ऑप्शन ए है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन बी है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि के विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो हमारा जो 56 का बी है, विभिन्न मात्राओं की तुलना के लिए वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। परीक्षा निष्पादन पर, खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर,
सतत आकलन पर। जो हमारा 57 का ऑप्शन डी है, सतत आकलन पर यह बल देता है। प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा 58 का डी है, उपर्युक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विकास करना, राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देना और एक अच्छे नागरिक बनाना। तो हमारा प्रश्न नंबर 59 आगे क्या है? परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को रचनात्मकता को बनाता है, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, या विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो हमारा 59 का आंसर सी है, करके सीखना और सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही है। ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 60 क्या है? भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी है, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन डी है, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ये हमारे 60 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसकी अगली वाली क्लास में।